चलें ठीक है, अब मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट कैसे करते हैं हम यूँ करते हैं कि मैं आपसे पहले टाइप्स ऑफ मसल्स डिस्कस करता हूँ, ताकि मैं स्केलेटल मसल पे आने से पहले मैं कम से कम आपको थोड़ी सी फिजियोलॉजी एक्सप्लेन कर दूँ मसल की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स बेसिकली, ठीक है? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स। तीनों का ना स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा। स्मूथ मसल्स आर एक्चुअली इनवॉलेंट्री, नॉन स्ट्राइएटेड एंड सिंगल न्यूक्लियस। इनकी ना कुछ इस तरह से शेप होती है, मैं आपको शेप दिखाता हूँ। इनको ना टेपर्ड या फिर इस तरह से भी इनकी इनकी शेप ना, हाँ इस तरह से ही, ये ऐसे, ये इस तरह की कुछ शेप बनाते हैं इनकी, ठीक है? यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ये एंड पे ये यहाँ से जुड़े हुए होंगे और यहाँ से भी बंद होंगे इस तरह से, या फिर इसको ना प्रॉपर स्पिंडल ही बना देते हैं, ये यूं करके एक स्पिंडल ही बना देते हैं, ठीक है? तो इसलिए इनको या स्पिंडल शेप्ड कहते हैं या टेपर्ड शेप कहते हैं, दोनों एजेस जुड़े हुए हैं ना ऊपर नीचे से। सो फिर इनको कहते हैं कि ये सिंगल न्यूक्लियस होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं एंड नॉन स्ट्राइगेटेड होते हैं। इनवॉलेंट्री का क्या मतलब है? देखें, अगर आप कोई खाना खाते हैं, ठीक है, आपने खाना खाया और उसके बाद वो कहाँ गया? इसोफेगस में गया, इसोफेगस से वो स्टमक में गया, स्टमक से वो गट में गया, गट में स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन में गया, एंड देन आगे चला गया, आपके रेक्टम में चला गया, राइट? ये जो जितना इसने ट्रेवल किया है, कैसे ट्रेवल किया है? टिश्यूज की मदद से, मसल्स की मदद से। कौन से मसल्स? स्मूथ मसल्स। वो स्मूथ मसल्स जो इसोफेगस में थे, जिन्होंने पेरिस्टालसिस करवाया है, तो ही फूड आगे मूव किए, राइट? तो वो जो फूड आगे मूव किया, इसका मतलब है वहां भी मसल्स मौजूद थे। लेकिन क्या आपके हाथ में है? वॉलेंट्री का मतलब और इनवॉलेंट्री का यही मतलब है ना। वॉलेंट्री वो मसल जो आपको मूव करवा सकते हैं, जैसे बाइसेप ट्राइसेप है, आप मूव करवा सकते हैं, ठीक है? लेटिसमस डॉर्साई है, ट्रेपेजियस है, आप मूव करवा सकते हैं, राइट? वो वॉलेंट्री मसल्स हैं। तो अगर ये जो आपके गट के मसल्स हैं, अगर उनमें पेरिस्टालसिस हो रही है, क्या ये आपके हाथ में है कि आप उनकी पेरिस्टालसिस करवा सकें? अगर आपके हाथ में होता तो इस दुनिया में किसी पेशेंट को गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज ना होती। रिफ्लक्स होता ही ना, आप उसकी आगे पेरिस्टालसिस करवाते। फूड को पीछे क्यों आता? फूड पीछे रिफ्लक्स ही ना हो पाता फ्रॉम स्टोमिक इनटू द एसोफेगस, वो तो आगे ही मूव करता, तो इस दुनिया में बेशुमार डिजीजेस ना होती, इस दुनिया में मेटाप्लेजिया ऑफ लोअर एसोफेगस ना होता, इस दुनिया में एडिनोकार्सिनोमा ऑफ लोअर एसोफेगस ना होता, इस दुनिया में एकलेजिया ना होता, ठीक है? इस दुनिया में बहुत सारे सिंड्रोम्स ना होते, मेलरी वाइज सिंड्रोम जिनमें से एक है, वो ना होता। अब बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं, वो ना होते गट के। लेकिन पेरिस्टालसिस आपके हाथ में नहीं है, इवन आपको वॉमिट भी ना आती, ठीक है? वॉमिट भी तो रिफ्लक्स हो रहा है ना, वापस जा रहा है, रीगर्जिटेशन हो रही है फूड की, फूड उल्टा जा रहा है, बजाय स्टोमिक से आगे स्मॉल इंटेस्टिन में जाए, वो वापस गट से आगे माउथ से बाहर आ रहा है। तो आपको तो जिंदगी में कभी वॉमिट आती ना, और इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनी हुई है एंटीएमेटिक्स की, मेडिसिन की, जिससे वॉमिटिंग रोकती है, वो तो कभी होती ना, ठीक है? तो फिर इसका मतलब है वो आपके हाथ में नहीं है, राइट? तो फिर पहला मसल जो डिस्कस करने वाला था वो इनवॉलेंट्री एंड नॉन स्ट्राइएटेड। अच्छा, ये भी डिस्कस कर ही लेता हूँ यहाँ पे। नॉन स्ट्राइएशंस को आगे ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, अभी सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ। स्ट्राइएशंस जैसे ज़ेब्रा पे ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइएशंस होते हैं, एग्जैक्टली ऐसे, ठीक है? मैं ये कहता हूँ जी, ये एक ब्लैक है, उसके साथ ये वाइट है, फिर एक ब्लैक बॉक्स है, ठीक है, फिर एक वाइट है, ठीक है? तो ये स्ट्राइएटेड, सॉरी, फिर ये स्ट्राइएटेड हो गए, राइट? ये स्ट्राइएशंस हैं। ये इसको पूरा ब्लैक होना चाहिए, ठीक है? आप समझ गए हैं ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है? एक ब्लैक है, एक वाइट है, एक ब्लैक है, एक वाइट है, तो ये स्ट्राइएशंस हो गई, ठीक है? तो फिर ये मसल्स जो हैं, दे आर नॉट स्ट्राइएटेड, बट स्केलेटल मसल्स आर स्ट्राइएटेड। क्यों ब्लैक एंड वाइट है, इसका क्या मतलब है, आगे मैंने अभी एक्सप्लेन करना है, ठीक है? परेशान ना होइएगा, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आगे, क्योंकि इसी पे ही सारा कॉन्सेप्ट आगे जनरेट होगा। कार्डियक मसल की बात करते हैं, अगला मसल जल्दी जल्दी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, बिकॉज हमारा कार्डियक और स्मूथ मसल हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा स्केलेटल मसल टॉपिक है, बट दीज आर द नेसेसरी थिंग्स टू नो एक्चुअली बिफोर वी स्टार्ट स्केलेटल मसल्स। कार्डियक मसल, फिर कभी आपके हाथ में है कि कार्डियक मसल्स को भी आप ठीक कर सकें? अगर कार्डियक मसल आपके हाथ में होता, अगर दिल की धड़कन आपके हाथ में होती, तो इस दुनिया में कितनी सारी डिजीज हैं जो आपको कभी भी ना होती। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी ना होती, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी ना होती, इस्केमिक हार्ट डिजीजेज ना होती, कॉन्ट्रैक्शन प्रॉब्लम्स ना होते, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में वॉल मोशन डिस्टर्ब ना होती, पेरिकार्डियल इफ्यूजन ना होती। देयर आर सो मेनी डिजीजेस, एक्सप्लेन करते करते भी दिन निकल जाएगा, ठीक है? तो फिर इतनी सारी डिजीज ना होती, तो इसका मतलब कार्डियक मसल आपके हाथ में नहीं है। फिर दिल की धड़कन इनवॉलेंट्री हुई, पहली बात, कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री होता है।
बट ये स्ट्राइएटेड होता है, इसमें ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइएशंस होती हैं। थर्ड सिंगल न्यूक्लियस है। फोर्थ ब्रांच्ड है। ब्रांच्ड इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है मैं बनाने की कोशिश करता हूं। जैसे रेस्पिरेटरी ट्री नहीं होती, मेन ब्रोंकस, फिर उसके बाद लेफ्ट एंड राइट मेन ब्रोंकस, उसके बाद लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस, उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकस, उसके बाद टर्मिनल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद एल्वियोलाई, इस तरह एक पूरी ट्री होती है रेस्पिरेटरी। ठीक है, इसी तरह ये भी एक ब्रांच्ड सेल्स होते हैं। जैसे मैं से क्रूड से एक एग्जांपल दूंगा, इस तरह से बने हुए एक सेल्स होते हैं। ठीक है, और उस यहाँ से वो जुड़े हुए होंगे, राइट। फिर एक ऐसे सेल बना हुआ होगा और फिर एक ऐसे, ये यहाँ पे ना ये दो सेल्स जुड़े हुए होंगे, ब्रांच्ड होंगे, और जहां से ये जुड़े होते हैं यहाँ एक डिस्क बनी हुई होती है। इस तरह बीच में एक डिस्क होती है विच इज कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क। सो कार्डियक मसल्स आर involuntary, striated, single nucleus, branched and attached with intercalated discs, right? चलो थर्ड बात, स्केलेटल मसल्स पे आ जाते हैं। स्केलेटल मसल्स जो हैं दे आर वॉलेंट्री। बाइसेप ट्राइसेप आपके हाथ में है, रोम्बॉइड्स आपके हाथ में है, आप मूव करवा सकते हैं। ठीक है, लेटिसमस डॉर्साई को आप मूव करवा सकते हैं। आप अपने ट्रेपेजियस को मूव करवा सकते हैं, स्टर्नोक्लेवियोसाइड्स को मूव करवा सकते हैं, रेक्टस एब्डोमिनस को मूव करवा सकते हैं। सो बहुत सारी मसल्स हैं जिनको आप खुद मूव करवा सकते हैं, आप उनको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स आप कर सकते हैं तो ही तो अपना बाजू मूव कर सकते हैं, तो ही तो चल पाते हैं, तो ही तो झुक पाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप इन स्केलेटल मसल्स को वॉलंटरीली मूव करवा सकते हैं, दैट्स व्हाई, राइट। पेरिस्टाल्सिस आप नहीं करवा सकते वॉलंटरीली मूव, दैट्स व्हाई कितनी सारी डिजीजेस हैं। जर्ड सबसे कॉमन डिजीज है पाकिस्तान में, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसके ऊपर पूरी दुनिया में प्राजोल खा रही है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी हैं, फर्स्ट स्ट्राइएटेड हैं, सेकंड एंड दे आर सिलिंड्रिकल शेप्ड। स्मूथ मसल्स अगेन टेपर्ड थे, या उनको क्या कहा जाता था, टेपर्ड हैं या स्पिंडल शेप्ड हैं। सेकंड, जो कार्डियक मसल्स थे वो ब्रांच्ड हैं, स्केलेटल मसल्स आर सिलिंड्रिकल, एंड स्केलेटल मसल्स आर, दिस इज द ओनली फीचर ऑफ स्केलेटल मसल दैट इट इज अटैच्ड विद, दीज मसल्स आर अटैच्ड विद बोन्स। दैट्स व्हाई आपकी सारी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो पा रही है, राइट, क्योंकि ये बोन्स से अटैच्ड है। किसी ने एक जब मैं एमबीबीएस को पढ़ा रहा था तो मुझे किसी बच्चे ने आके कहा कि सर, अगर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि स्केलेटल मसल ज़्यादा स्ट्रांग है या बोन्स ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब अगर हम एक स्केलेटल मसल को खींचें एक साइड से और दूसरी साइड से भी स्केलेटल मसल को खींचें एक बोन की, तो क्या स्केलेटल मसल में इतनी पावर है उसकी अटैचमेंट में कि वो बोन तोड़ दे? तो द आंसर इज यस, स्केलेटल मसल की इतनी स्ट्रांग अटैचमेंट है बोन के साथ कि अगर आप दोनों साइड से बोन के स्केलेटल मसल को जोर से खींचे, दरमियान से बोन टूट जाएगी, लेकिन स्केलेटल मसल अलग नहीं होगा बोन से, राइट। दैट्स व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी टू नो that these muscles are attached to bones. Cardiac muscles and smooth muscles are not bone attached to bones. कभी आपने सुना कि आपका लिवर बोन से अटैच है, कभी आपने सुना कि लंग्स बोन्स से अटैच हैं, कभी आपने सुना कि जो आपका हार्ट है वो बोन्स से अटैच है? नहीं। सो smooth muscles are not attached to bone, cardiac muscles are not attached to bone, but skeletal muscles are. नेक्स्ट बात, अगली बात करते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक लास्ट बात भी बता दूं, भूल गया था। स्केलेटल मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, मल्टी न्यूक्लियस हैं, बट कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स आर सिंगल न्यूक्लियस। ठीक है, स्केलेटल मसल्स, अच्छा स्केलेटल मसल की जब स्ट्रक्चर पे आते हैं, एनाटॉमी पे आते हैं, स्केलेटल मसल्स को आप एग्जांपल इस तरह ले लें जैसे ना कि स्केलेटल मसल्स एक डब्बे के अंदर दूसरा डब्बा, उसके अंदर एक और डब्बा, उसके अंदर एक और डब्बा, उसके अंदर एक और डब्बा, मतलब आप स्केलेटल मसल को खोलेंगे उसके अंदर से और डब्बा निकलेगा, फिर खोलेंगे और डब्बा निकलेगा, फिर खोलेंगे और फाइबर्स निकलेंगे, फिर खोलेंगे और फिब्रिल्स निकलेंगे, फिर खोलेंगे और फिलामेंट्स निकलेंगे। इस तरह से आप खोलते जाएंगे खोलते जाएंगे खोलते जाएंगे तो डब्बे के अंदर एक और डब्बा, डब्बे के अंदर एक और डब्बा निकलता जाएगा। कैसे, ये मैं अब आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। हम सबसे पहले कहते हैं जी दिस इज अ मसल, मैं कहता हूँ जी ये एक मसल है, और मैं उसको स्पिंडल शेप बना देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ना वो एक ऐसे एक स्पिंडल बना हुआ है, ठीक है, उस पर यहाँ भी न्यूक्लियस है, यहाँ भी न्यूक्लियस है, यहाँ भी न्यूक्लियस है, 3-4 न्यूक्लियस है, ठीक है। चलो, अब हम ना इस मसल सेल को, इस मसल को हमने ओपन कर दिया है, ठीक है। इसका फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि ये जो एक मसल था
ये जो एक मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल था, इसको मैंने यहां से काट दिया है, ये यहां से काट दिया है। जैसे प्याज को बीच में से काट देते हैं ना, मैंने ऐसे काटा, इसको काटा। तो मैंने जब ऊपर से देखा क्रॉस सेक्शनल एरिया में, तो उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे सिलेंड्रिकल और भी चीजें पड़ी हुई थी। ये 3-4 सिलेंड्रिकल चीजें पड़ी हुई थी जिनको कहते हैं मसल बंडल्स। तो पहली बात, मसल को काटा तो क्या अंदर क्या निकला? मसल बंडल्स। हमने इसमें से एक मसल बंडल निकाल लिया बाहर। मसल बंडल को निकाल के हमने, ठीक है, मसल बंडल को निकाल के फिर प्याज की तरह काटा। हमने देखा कि एक मसल बंडल के अंदर छोटे छोटे और भी सिलेंडर्स पड़े हुए हैं, इससे सिलेंड्रिकल शेप्ड पड़े हुए हैं। ठीक है, यहां तक देख लिए, आगे चलता हूं, इसको मिटाने लगा हूं। ठीक है, तो हमने देखा, इसको मिटा देता हूं सिर्फ। ठीक है, हमने देखा कि ये जो मसल बंडल्स हैं, ये क्या है? ये जो पहले थे मसल के अंदर क्या थे? बंडल्स। मसल बंडल में से जब हमने एक निकाला, अब ये मसल बंडल्स हो गए ना। ठीक है, एक तो पहले मसल था, उसके बाद बंडल्स से, मसल बंडल्स के अंदर से हमने ये एक निकालना है। हमने जो ये मसल बंडल था ना, ठीक है, ये मसल बंडल था, राइट। मसल बंडल का हमने जब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया, तो उसके हमें अंदर भी 3 सिलेंड्रिकल और चीजें मिली। इन सिलेंड्रिकल चीजों को कहा जाता है, ये मसल फाइबर है। ये ऐसे ही लिख रहा हूं, ठीक है, मसल फाइबर है। ठीक है, ये मसल फाइबर, या इसको मसल सेल का नाम भी दिया जाता है। हमने ना इस मसल फाइबर या मसल सेल को ना हॉरिजॉन्टली देखा है। अब पहले तो हमने ये सबको वर्टिकल रखा है ना, हमने इसको ऐसे ढोल की तरह रख दिया नीचे, इट्स जस्ट लाइक अ ढोल, राइट। ये देखो, हमने इस तरह से हमने इसको रखा हॉरिजॉन्टली। तो हमने देखा इसके अंदर भी छोटे 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 धागे पड़े हुए थे। बाकी सबके अंदर तो सिलेंडर्स थे, इसके अंदर सिर्फ धागे थे। इन धागों में से हमने एक धागे को बाहर निकाला, और इस धागे का क्या नाम है? मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल। मैं रिपीट कर रहा हूं, मसल को काटा, मसल बंडल निकले। एक मसल के अंदर बहुत सारे मसल बंडल्स थे। उन मसल बंडल्स में से एक बंडल को निकाल के काटा, तो उसके अंदर देखा तो हमें छोटे छोटे फाइबर्स मिले, विच आर नेम्ड एज मसल फाइबर्स और मसल सेल्स। उस मसल सेल को भी उठाया, और उस मसल सेल को निकाल के हमने ये हॉरिजॉन्टली, ये मसल सेल को या मसल फाइबर को हमने हॉरिजेंटली रखा। तो हमें ये पता चला, इसको जो हमने ये हॉरिजॉन्टली रखा है, तो फिर हमें पता चला कि उसके अंदर भी ये छोटे छोटे धागे मौजूद हैं। इन धागों को क्या नाम दिया? मसल फाइबर। और मसल फाइबर के अंदर हमने जब देखा कि जो मसल फाइबर है उसके अंदर ये छोटे छोटे धागे मौजूद हैं, ये मसल फाइबर के अंदर छोटे छोटे धागे, इनका क्या नाम है? मायोफिब्रिल्स। अब आते हैं मायोफिब्रिल्स। अब हमने इस मायोफिब्रिल को निकाल दिया। यहां पे मैं कहता हूं, ये जो धागा है ना, मैंने यहां पे एक धागा फिर हॉरिजॉन्टली रख दिया। इसके अंदर भी मुझे छोटे छोटे और धागे भी मिले, ये, एंड दीज आर कॉल्ड मायोफिलामेंट्स। फिर से सुनिए, मसल के अंदर मसल बंडल, एक मसल बंडल निकाला। उस मसल बंडल के अंदर हमें 3-4 और सिलेंड्रिकल शेप्ड मसल फाइबर्स मिले, या मसल सेल्स। मसल फाइबर्स को हॉरिजॉन्टली रख के हमने दोबारा क्रॉस सेक्शन किया। मसल फाइबर के अंदर छोटे छोटे और धागे मिले, जिनका नाम था मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स को भी निकाल दिया, उसमें से एक मायोफिब्रिल निकाला। तो ये जो मायोफिब्रिल है, ये जो मायोफिब्रिल है, इसके अंदर जो हमने ये छोटे छोटे धागे देखे, इनका क्या नाम दिया है? मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट से आगे अब कुछ नहीं है। मायोफिलामेंट्स तक बात खत्म हो गई है। मसल बंडल, मसल फाइबर के अंदर मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल के अंदर मायोफिलामेंट्स, राइट। सो फिर ऐसे ही हुआ ना, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर मसल के अंदर बंडल, मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर, या जिसको मसल सेल भी कहते हैं। उसी मसल फाइबर और मसल सेल के अंदर देखा तो हमें नजर आया, उसको क्रॉस सेक्शन किया, मायोफिब्रिल के भी अंदर क्रॉस सेक्शन किया तो हमें नजर आया मायोफिलामेंट्स, राइट। तो फिर इसको मैं एक दफ़ा यहाँ पे सारों को लिख देता हूँ, ताकि आप लोगों को याद भी रहे, आप लोगों को ये ना लगे कि पता नहीं सर ने क्या इतनी जल्दी में बोल दिया है। ठीक है, तो मैं एक वो बना देता हूँ टेबल।
भाई मेरे पास ना स्पेलिंग ठीक लिखने का वो नहीं है, ठीक है, बस इसको मसल ही समझ लो। चलो ये चलो अब लिख ही देता हूँ, ये कहोगे सब। ठीक है, मसल, मसल के आगे व्हाट, मसल बंडल, राइट। मसल बंडल के आगे क्या था, उसके अंदर देखा तो मसल फाइबर, जिसे मसल सेल भी कहते हैं। मसल फाइबर के अंदर देखा तो क्या मिला, मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल के अंदर देखा तो क्या मिला, मायोफिलामेंट्स। ठीक है, चलो बात क्लियर हो गई। चलो जी, हो गई। नहीं तो इसको रिपीट करके दोबारा सुन लेना, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन क्लियर हो जाएगा, राइट। चलो अच्छा जी, यहां तक हो गई। आखिरी चीज हमें क्या मिली है, आखिरी चीज भला हमें मायोफिलामेंट्स मिले थे। अच्छा, ये जो मसल फाइबर है ना, ये जो भी मसल सेल है, अगर मैं एक दफ़ा दोबारा बना दूं यहाँ पे, मैंने ये दोबारा से मसल सेल बना दिया, ठीक है। ये जो मसल सेल है ना, इसके ये भी नॉर्मल सेल की तरह ही है, ठीक है। ये भी इसके अंदर भी न्यूक्लियसिस हैं, राइट, जैसे नॉर्मल सेल में होती हैं। इसकी ये सेल मेम्ब्रेन है, बट द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल विल बी कॉल्ड एज सार्कोलेमा, ठीक है। सार्को, हर चीज़ के पहले ना सार्को लगा हुआ है, सार्कोलेमा, ठीक है। सार्कोलेमा, ये किसको कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। अच्छा, इसके अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, बट दैट विल बी कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक, राइट। अच्छा, इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म है, विच विल बी कॉल्ड एज, साइटोप्लाज्म हुआ तो फिर सार्को लगा दो, सार्कोप्लाज्म, ठीक है, सार्कोप्लाज्म। और इसके अंदर स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन भी होती है, वैसे ही इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ सर, इसके अंदर स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन भी होगी, ऑलराइट। चलेंगे जी, इससे आगे बढ़ते हैं। अब हमने एंड कहाँ किया था, हमने एंड किया था मायोफिलामेंट्स पे। मायोफिलामेंट्स क्या होते हैं, चलो उस पर बात करते हैं। मायोफिलामेंट्स, मायोफिलामेंट्स कौन से होते हैं जनाब, दो तरह के होते हैं, एक एक्टिन और एक मायोसिन। हमेशा याद रखिएगा, जो मायोसिन होता है वो ज़्यादा थिक बैंड बनाता है, और जो थिन फिलामेंट होता है उसको हमेशा एक्टिन कहते हैं। एक्टिन विल बी थिन एंड मायोसिन विल बी थिक। आगे बिल्कुल क्लैरिफिकेशन हो जाएगी इसकी, ठीक है, यहाँ तक बात खत्म हो गई, आगे बढ़ते हैं। मायोफिलामेंट कौन से हैं, एक्टिन है, एक्टिन एक्टिन मायोसिन है, एक्टिन थिन है, मायोसिन थिक है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आने लगी है, गौर कीजिएगा अब, ठीक है। मैं ऐसे बनाता हूँ और कलर्स ना चेंज करता हूँ, कलर ज़रा चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को ना क्लैरिटी होती रहे। तो इसी डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा, और आपको पता ही है मैं कितना आर्टिस्टिक हूँ। ओहो, ऐसे बना देते हैं, चलो। नाइस नाइस, अभी तक तो ठीक चल रहा है, ठीक है, चलें जी, ज़बरदस्त। अच्छा, अब ये देखिए कि अच्छा उधर भी लाइन लगा ही दूँ, ये ना हो कहीं सर आप, अच्छा नहीं उधर नहीं, जगह नहीं बची। अच्छा चलो ठीक है, देख लो। अब अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि थिक फिलामेंट्स कौन से होंगे, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। थिक फिलामेंट मायोसिन है, एंड थिन कौन से हैं, एक्टिन है। तो यहाँ पे थिन कौन सा है, रेड वन, रेड वन विल बी एक्टिन एंड मायोसिन इज अ थिक वन, ठीक है। सो फिर येलो जो हैं, येलो थिक हैं, तो येलो थिक हैं, दैट्स व्हाई दीज आर मायोसिन, ठीक है, दीज आर मायोसिन, ठीक है। एंड रेड वन कौन से हैं, और ये एग्जैक्टली ऐसे ही अरेंज है। अगर आप बुक में इसको पढ़ोगे ना तो वो ये कहेंगे वन लेयर ऑफ मायोसिन फिलामेंट एंड वन लेयर ऑफ एक्टिन फिलामेंट। तो देख लो यहाँ पे, देख लो, ये देखो, ये एक लेयर हुई, ये एक लेयर किसकी हुई, एक लेयर मायोसिन फिलामेंट की हुई, और फिर ये एक लेयर हुई, ये एक लेयर किसकी हुई, ये एक लेयर एक्टिन फिलामेंट की हुई, विच इज थिन, ठीक है। चलो जी, यहाँ तक तो बात हमें समझ आ गई, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ ना इन एक्टिन और मायोसिन के ना कुछ बैंड्स हैं, ठीक है। मैं वो आगे एक्सप्लेन करता हूँ। हम कहते हैं
कि ना कुछ वो मैंने स्ट्राइएटेड, याद है मैंने कहा था स्ट्राइएशंस में कुछ ब्लैक होंगी। स्ट्राइएशंस को क्या है, एक ब्लैक जोन होता है, एक वाइट जोन होता है, एक ब्लैक होता है, एक वाइट होता है। अब बताता हूँ आपको, जो उसमें वाइट होता है ना, दैट इज कॉल्ड आई बैंड। आई बैंड, ठीक है, एंड आई बैंड आर लाइट बैंड्स, ठीक है, लाइट बैंड्स होते हैं। और इसका जेड लाइन जोन भी होता है, इसकी जेड लाइन भी होती है। आई बैंड्स आर लाइट बैंड्स ऑफ स्ट्राइएशंस। लाइट, वो जो वाइट एरिया था, वाइट एरिया जो है उसको हम आई बैंड कहते हैं। और आई बैंड्स जो हैं वो लाइट बैंड्स होते हैं, क्योंकि वो लाइट ही होंगे। ऑलराइट, आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं, यहां कंफ्यूज मत होना कि सर ये क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आ रही। आई बैंड्स हमेशा लाइट बैंड्स होते हैं, और आई बैंड्स में जेड लाइन होती है। इतना याद रखो, इसका क्या मतलब है आगे एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। ए बैंड्स हमेशा ए बैंड्स ए बैंड्स हमेशा डार्क बैंड्स होते हैं, ठीक है, डार्क। और इसके दो हिस्से होते हैं, इसमें एक एच जोन होता है, एच जोन, और इसमें एक एम लाइन होती है। जैसे आई बैंड में जेड लाइन है, इसी तरह ए बैंड्स में एम लाइन है। और ए बैंड्स डार्कर बैंड्स होते हैं, आई बैंड्स लाइट। देखो आई बैंड्स लाइट में एल आई, ठीक है, आई हो गया इसलिए आई बैंड्स हो गया, ठीक है। ए बैंड्स डी ए, डार्क ए और ए बैंड, ठीक है। इस तरह से याद रखना कि लाइट का सेकंड वर्ड आई है तो आई बैंड्स आर लाइट बैंड्स, और डार्क का सेकंड वर्ड ए है तो डार्क बैंड्स आर ए बैंड्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आई बैंड जो हैं वो लाइट बैंड्स होते हैं। स्ट्राइएशंस में मैंने कहा था ना, एक ब्लैक एक व्हाइट, एक ब्लैक एक व्हाइट, जस्ट लाइक जेब्रा लाइंस, राइट। तो जो उसका ब्लैक पार्ट होगा दैट विल बी ए बैंड। क्यों? क्योंकि वो डार्कर बैंड्स हैं। सो ए बैंड विल बी डार्कर बैंड्स। और ये डार्कर बैंड्स कौन से होंगे? जो थिक होंगे। तो फिर ये कौन से होने चाहिए? मायोसिन होने चाहिए, क्योंकि मायोसिन थिक फिलामेंट्स हैं, ठीक है। आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं डायग्राम से भी, ठीक है। और लाइट बैंड्स कौन से होने चाहिए? ये स्ट्राइएशंस का जो लाइट बैंड जो स्ट्राइएशंस के हैं वो वाइट एरिया है और उसे लाइट बैंड कहेंगे। और लाइट बैंड कौन से होते हैं? आई बैंड्स, और उसमें जेड लाइन होती है। डायग्राम से ये सारा क्लियर कर देता हूं, ये कंफ्यूजिंग है, नो डाउट ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं भी डायग्राम से सारा एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। अब दोबारा से हम वो डायग्राम बनाते हैं, लेकिन थोड़ी छोटी बनाते हैं। ये ठीक है, ये ये राइट, ये थोड़ी सी समझ लोगे तो ही निकल गए, ठीक है, ओके। ठीक है, तो रेड वन कौन से हुए? अब यहां पे याद रखो, आई बैंड का क्या कहा था? लाइट बैंड्स हैं। लाइट बैंड कौन से होंगे? जो थिन होंगे, दैट्स वाई वो एक्टिन फिलामेंट्स हैं, राइट। सो फिर यहाँ पे लेबल कर रहा हूँ, ये कौन से हैं? आई बैंड्स हैं, ठीक है। वैसे चलो इस तरह से नहीं करता, पूरी तरीके से करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। दो लाइन बनाई, दो लाइन में ये कौन से, इसमें कौन सा इंक्लूडेड है? थिक बैंड्स इंक्लूडेड है। थिक बैंड कौन से थे? डार्क बैंड्स। डार्क बैंड कौन से थे? ए बैंड्स। तो फिर ये कौन से हुए? ए बैंड्स, राइट। तो फिर जो ये लेयर है, ये जो हुआ ये ए बैंड हुआ, ठीक है। क्यों? बिकॉज इट इंक्लूड्स डार्क बैंड्स विच आर एक्चुअली ए बैंड्स विच आर एक्चुअली थिक फिलामेंट्स। फिर इसमें कौन से दो जोन्स होने चाहिए थे? मैंने क्या बताया था? डार्क बैंड में दो जोन होते हैं, ए बैंड में कौन से दो जोन्स होते हैं? एक एच जोन होता है और एक एम लाइन होती है, राइट। यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं। आपने ये देखा कि ये जो बैंड मैंने बनाया है, दोबारा से मैं एक दफ़ा बता दूं, अब पता चल गया ना कि ये डार्क बैंड है। डार्क बैंड कौन से होते हैं? ए बैंड्स होते हैं, और ये हमेशा थिक फिलामेंट्स के बनते हैं, ठीक है। डार्क से ऐसे ही याद रख लो ना कि डार्क है तो वो मोटी जगह होगी, और मोटी जगह कौन से? मोटे फिलामेंट्स कौन से हैं? थिक हैं। तो फिर जो डार्क बैंड्स हैं वो हमेशा ए बैंड्स हैं, क्योंकि ए डार्क होते हैं। उसमें दो चीज़ें इंक्लूडेड थी, वन एच जोन, सेकेंड एम लाइन, राइट। एच जोन एंड एम लाइन पहले देख लेना, मैंने पहले ही बताया। ये एंड ये क्या बने? यहाँ पे मिट गया। अच्छा, ये क्या बने? ए बैंड बना ना, क्योंकि इसमें थिक फिलामेंट्स इन्वॉल्व हैं जो कि मायोफिलामेंट्स हैं, राइट। ए बैंड्स में आप ये देख रहे हैं कि ये थोड़े से रेड वन भी इन्वॉल्व है, यहाँ देख रहे हो ये रेड भी इन्वॉल्व है,
ये रेड भी इन्वॉल्व है, तो हमेशा जो ए बैंड है उसमें थोड़ा सा एक्टिन फिलामेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। बट वो जगह ए बैंड का जिसमें एक्टिन फिलामेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, ये एरिया, ये एरिया, या इसको मैं अगर येलो से बनाऊं तो ये एरिया देख रहे हो, इसमें एक्टिन फिलामेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट्स इन्वॉल्व हैं। इसको क्या कहेंगे? एच जोन। ये आपका एच जोन है, एच जोन ऑफ ए बैंड्स। एच जोन ऑफ ए बैंड्स डज नॉट इंक्लूड एनी पार्ट ऑफ एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, लेकिन आप ये देख लें कि ये जो पार्ट है इसमें देख लें यहां एक्टिन फिलामेंट इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई दिस विल नॉट बी एन एच जोन, ये एच जोन नहीं है, राइट। एच जोन की जो सबसे मिड लाइन होगी इसको कहते हैं एम लाइन। इसको दोबारा रिपीट कीजिएगा, इस वीडियो को यहीं से स्टॉप करके पीछे जाके दोबारा सुन लेना, ठीक है। ये बात शायद आपको, वैसे फिर मैं दोबारा भी रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे दोबारा से सुन लें, बल्कि मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, वीडियो पीछे करने के बजाय दोबारा इस रिपीट कर देता हूँ। ए बैंड तो समझ आ गया था ना, ठीक है, ए बैंड समझ आ गया था। ए बैंड तो जो मायोसिन का हिस्सा है वो ए बैंड, ए बैंड का वो हिस्सा जिसमें एक्टिन फिलामेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, ये हिस्सा जिसमें एक्टिन फिलामेंट, इसे कहेंगे एच जोन, और इसका बिल्कुल मिड लाइन एरिया को कहेंगे एम लाइन। याद है जेड लाइन किस में थी? लाइटर बैंड्स में, ठीक है। लाइटर बैंड्स कौन से थे? जो के आई बैंड्स थे। आई बैंड्स कौन से थे? लाइट बैंड्स कौन से होते हैं? लाइट फिलामेंट कौन से हैं? विच आर थिन फिलामेंट्स। थिन फिलामेंट्स कौन से हैं? एक्टिन फिलामेंट्स। अब आते हैं हम एक्टिन फिलामेंट्स की तरफ, जो कि रेड हैं, जो कि थिन हैं। और थिन फिलामेंट्स कौन से हैं? जो कि लाइट बैंड्स इंक्लूड करते हैं। और लाइट बैंड्स कौन से हैं? जिन्हें हम आई बैंड्स कहते हैं। ये अब आपका आई बैंड हो गया, राइट, क्योंकि ये आई बैंड विल बी लाइटर बैंड्स। आई क्यों कहते हैं इसको, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। लाइट बैंड्स होते हैं। और इसकी जो सबसे मिड लाइन होगी और वो इस तरह होती है, ये यूं, ये इसको क्या कहोगे? जेड लाइन। आई एम रिपीटिंग अगेन बेटा, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। मायोफिलामेंट्स दो टाइप के हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। मायोसिन हमेशा थिक फिलामेंट्स होंगे जिनको हम डार्क बैंड्स भी कहेंगे, एंड डार्क बैंड्स आर कॉल्ड ए बैंड्स। ए बैंड्स में दो हिस्से होते हैं, एच जोन एंड एम लाइन। एच जोन ए बैंड का वो हिस्सा होता है जिसमें थोड़ा सा भी पार्ट इंक्लूड नहीं होता एक्टिन फिलामेंट्स का, और एच जोन का सबसे दरमियाना हिस्से को कहा जाता है एम लाइन। ऑलराइट, इसी तरह ये देख लो, फिर से यहाँ पे बना के भी दिखा रहा हूँ, ब्लू में देख लेना, ये एम लाइन है, ये पूरा हिस्सा एच जोन है। और ये देखो, इसमें इस हिस्से में, ए बैंड के इस हिस्से में ये इन्वॉल्व है ना, ये थोड़ा सा एक्टिन फिलामेंट इन्वॉल्व है ना, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड एच जोन, बिकॉज इसमें थोड़ा सा एक्टिन फिलामेंट इन्वॉल्व है। ऑलराइट, अब आते हैं लाइट बैंड्स की तरफ। लाइट बैंड्स कौन से हैं? जो कि थिन बैंड्स हैं। थिन बैंड्स कौन से हैं? जो एक्टिन फिलामेंट्स बनाते हैं, बिकॉज दे आर थिनर इन साइज। ऑलराइट, फिर उस आई बैंड्स में, उस जो लाइटर बैंड्स हैं उसकी जो ये बैंड्स होंगे, ये देख रहे हैं, ये जो एरिया है, बिकॉज इट कवर्स व्हाट? एक्टिन फिलामेंट्स। एक्टिन फिलामेंट्स आर थिन, दैट्स व्हाई दीज आर लाइटर बैंड्स एंड कॉल्ड आई बैंड्स। ठीक है, ये देखो, ये आई बैंड्स लिखा हुआ है, आई बैंड्स। और इसकी ये मिड लाइन, जैसे उसकी मिड लाइन को क्या कहा जाता था? एम लाइन। इसकी मिड लाइन को कहा जाता जेड लाइन। इसमें और कोई जोन, एच जोन नहीं होता इसमें, ठीक है। चलो, आखिरी बात करने लगा हूं यहाँ पे। एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं सार्कोमेयर। बड़ी फैंसी फैंसी सी चीज़ें पढ़ोगे सार्कोमेयर के बारे में, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा सार्कोमेयर को एक्सप्लेन कर देता हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा हाँ, वो मैंने आपको बताना था कि आई को आई क्यों कहते हैं। देखें, आई बैंड्स को आई इसलिए कहते हैं बिकॉज इट अलाउज द लाइट टू पास, और इसे कहा जाता है, आई मीन्स आइसोट्रॉपिक, ठीक है। एंड ए बैंड्स मीन एन आइसोट्रॉपिक, वो डार्क होते हैं, एंड डार्क बैंड्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एन आइसोट्रॉपिक। एंड आइसोट्रॉपिक लाइटर बैंड्स होते हैं, लाइट को पास करना अलाउ करते हैं, दैट्स व्हाई दिस आर कॉल्ड
आइसोट्रॉपिक। एंड ये जो एच बैंड है ना, एच बैंड को कहा जाता है कि ब्राइटर बैंड्स, क्योंकि ये बहुत डार्क होते हैं और जब इसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो काफी ब्राइट नजर आते हैं। बहुत वो लाइट होते हैं ना, एक्टिन फिलामेंट्स थिन एंड लाइट होते हैं तो वो इतने ब्राइट नहीं होते। दैट्स वाई जो एच जोन होता है, बिकॉज एच जोन इज ओनली मेड अप ऑफ डार्कर फिलामेंट्स, मायोसिन डार्कर थिक फिलामेंट्स, उसमें एक्टिन की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। दैट्स वाई ए बैंड्स का जो डार्कर जोन है जिसमें सिर्फ मायोसिन है, मायोसिन थिक फिलामेंट्स हैं, उसको एच जोन कहा जाता है। एच जोन, एच जो है, it is actually came from the Latin word hole. हॉले मीन्स ब्राइट। ठीक है, अच्छा सार्कोमेर क्या है? बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन, द डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन्स, दिस डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमेर। सार्कोमेर के डायामीटर से हमें पता चलेगा कि लाइट जो बैंड्स हैं ये सही तरह कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रहे हैं मसल को, नहीं कि नहीं। डायमीटर जितना कम है मींस उतनी अच्छी एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, और जितना ये डायमीटर इंक्रीज्ड है मींस उतना अच्छा रिलैक्स हो रहे हैं। जब कर होना क्या है, ये एक्टिन फिलामेंट इस तरफ मूव करेगा, मायोसिन इस तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो फिर कॉन्ट्रैक्शन होगी। जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो जेड लाइंस करीब आ जाएंगी, राइट। देखें ना, ये दोनों जेड लाइंस ये एक दूसरे के करीब इस तरह करीब आ जाएंगी कॉन्ट्रैक्शन पे। तो जितना डायमीटर कम हुआ उतनी अच्छी कॉन्ट्रैक्शन हुई, जितना सार्कोमेयर ज्यादा हुआ इसका मतलब है उतनी ज्यादा रिलैक्सेशन है मसल में। सो जितना डायमीटर क्लोज हो रहा है और खुल रहा है इसका मतलब है उतनी अच्छी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही है। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइंस आर कॉल्ड सार्कोमेयर। ठीक है, अच्छा अब इसकी ना बड़ी आगे इसको पढ़ भी लीजिएगा, छोटी छोटी बातें भी लिखी हुई हैं, जैसे सार्कोलेमा के बारे में छोटी छोटी बातें लिखी हुई होंगी, उनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अटैचमेंट्स के बारे में थोड़ी बात होगी। एक ना मैकेनिज्म थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया जाता है कुछ जगहों पे। अच्छा, इसको डिस्क भी कहा जाता है, सेट जेड डिस्क भी, जेड लाइन को सेट डिस्क भी कहा जाता है, उसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। जनरल मैकेनिज्म है एक मसल कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है, उसके बारे में कहा जाता है कि एक एक्शन पोटेंशियल एक्चुअली ट्रेवल्स अलोंग अ मोटर नर्व टू इट्स एंडिंग ऑन मसल फाइबर। ठीक है, जो हमने भी नर्व पोटेंशियल पढ़ा था, तो नर्व अगर उसका एंड हो रहा है मसल फाइबर पे, इसका मतलब है कि वो मोटर नर्व है जिसका मसल फाइबर पे एंडिंग हो रही है, और वो नर्व जो है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के सिग्नल्स लेके जाएगा। ठीक है, nerve which actually ends on the muscle fiber, it releases a neurotransmitter called acetylcholine. आगे जाके आप एक डिजीज पढ़ोगे which is called myasthenia gravis. myasthenia gravis में acetylcholine receptors का प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के साथ अटैच नहीं होती पोस्ट सिनेप्टिक। ठीक है, पोस्ट सिनेप्टिक मसल फाइबर जो होते हैं उसके ऊपर जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स होते हैं उस पर एसिटाइलकोलिन अटैच नहीं होती। एसिटाइलकोलिन इज एक्चुअली वेरी नेसेसरी फॉर द मसल फाइबर टू कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर अगर एसिटाइलकोलिन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। यही मायस्थेनिया ग्रेविस का मसला है। ठीक है, एसिटाइलकोलिन एक्ट्स ऑन एसिटाइलकोलिन गेटेड चैनल्स पोस्ट सिनेप्टिकली। ठीक है, पोस्ट सिनेप्टिकली क्या होता है कि एक साइड पे नर्व है, उसके बीच में गैप है और उसके आगे मसल है, तो ठीक है, इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी कहते हैं, एनएमजे भी कहते हैं। तो फिर नर्व से तो एसिटाइलकोलिन निकल रहा है, लेकिन मसल फाइबर पे जो एसिटाइलकोलिन का गेटेड चैनल है वो एसिटाइलकोलिन को रिसीव नहीं कर रहा। इस एबनॉर्मेलिटी की वजह से एक डिजीज जनरेट होती है जिसको कहा जाता है माइस्थेनिया ग्रेविस, और उसमें आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट रखने की ताकत नहीं रखता। इसलिए माइस्थेनिया ग्रेविस में हमेशा आप जब पेशेंट को देखेंगे उसमें आपको मैंने अभी गियन बारे सिंड्रोम के बारे में बताया था। गियन बारे सिंड्रोम असेंडिंग पैरालिसिस है, माइस्थेनिया ग्रेविस डिसेंडिंग पैरालिसिस है, आंखों से शुरू होगा। और आंखों में क्या होगा कि आपकी जो आईलिड्स हैं वो ड्रूपिंग आईलिड्स होंगी, आपकी आईलिड्स में इतनी जान नहीं होगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट हों और आंखें पूरी खुल सके।
तो जब भी माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट आता है तो उसमें डिसेंडिंग पैरालिसिस होता है, ऊपर से नीचे डिसेंड कर रहा होता है, और अगर वो गले तक पहुंच गया तो बल्बर पाल्सी हो जाएगी, और बल्बर पाल्सी में जाहिर है आपके वोकल कॉर्ड्स इन्वॉल्व हो जाएंगे और आपका सांस लेना मुहाल हो जाएगा। इसलिए उससे पहले पहले ही आपने इसको रोकना होता है बाय गिविंग IVIG, IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स, या फिर प्लाज्माफेरेसिस के थ्रू। खैर वो आपका इधर टॉपिक नहीं है। तो एसिटाइलकोलिन जो है इज वेरी नेसेसरी न्यूरोट्रांसमीटर, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल सेल्स विच आर एक्चुअली रिलीज्ड बाय न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज बाय न्यूरॉन्स, नर्व एंडिंग्स। अच्छा, फिर होता क्या है, फिर वही वो जो हमने पहले पढ़ा था कि ओपनिंग ऑफ, जैसे ही एसिटाइलकोलिन आएगा और वो एक स्टिमुलस देगा, स्टिमुलस होगा, ओपनिंग ऑफ चैनल होंगे विच अलाउ सोडियम आयंस टू डिफ्यूज। ठीक है, सोडियम आयंस अंदर की तरफ आए, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, डीपोलराइजेशन होगी सेल मसल मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन होगी। जैसे ही मसल मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन हुई तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम अपनी हरकत में आ जाएगा विच रिलीजेस कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम आयंस जो हैं फिर वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को और ज़्यादा पोटेंशिएट करेंगे और उतनी ही मदद से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो सकेगी। तो आपने ये देखा कि सबसे पहले एसिटाइलकोलिन का रिलीज होना ज़रूरी है न्यूरोट्रांसमीटर से टू ओपन। एक्चुअली एसिटाइलकोलिन कर क्या रहा है, एसिटाइलकोलिन एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दे रहा है ओपन करने के लिए सोडियम चैनल्स को। ठीक है, ये सिर्फ मसल फाइबर्स की बात हो रही है। ठीक है, मसल फाइबर्स के सोडियम चैनल्स को थ्रेशोल्ड जब अचीव हो जाता है तो फिर एसिटाइलकोलिन जाके उनको एक प्रॉपर स्टिमुलस देता है, थ्रेशोल्ड देता है, ताकि सोडियम चैनल्स ओपन हो सकें। सोडियम चैनल्स अंदर आएंगे, सोडियम चैनल्स ओपन होंगे तो सोडियम अंदर आएगा, सोडियम आयंस अंदर आएंगे तो फिर पॉजिटिविटी जनरेट होगी। उसका क्या मतलब है, पहले डिस्कस कर चुके हैं, डीपोलराइजेशन होगी। डीपोलराइजेशन जब होगी मसल मेम्ब्रेन की तो फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हरकत में आएगा। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हरकत में आएगा तो वो, क्योंकि वो अंदर ही पड़ा हुआ है ना, अभी मैंने बताया था सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मसल फाइबर के अंदर पड़ा हुआ है, वो जब अंदर पड़ा हुआ है तो फिर वो क्या करेगा, वो कैल्शियम आयंस रिलीज करेगा। जब कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे तो ये स्लाइडिंग होगी एक्टिन मायोसिन की, ये एक दूसरे के करीब आएंगे, सार्कोमेयर का डिस्टेंस कम होगा और बड़ी स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन हो सकेगी। इसी को ही मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही होता है। थोड़ी बातें और बातें भी हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल फिर अगर ऐसे होता है तो फिर एक सवाल उठता है कि सर ऐसे तो हो गया, तो फिर कैल्शियम बाहर निकला और उसने बड़ा पोटेंशियली कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन करवा दी कैल्शियम ने। दैट्स व्हाई कैल्शियम इज वेरी नेसेसरी फॉर द कॉन्ट्रैक्शंस एक्चुअली। तो फिर इसलिए ये कहा जाता है कि कैल्शियम ज्यादा हो, हाइपर कैल्सीमिया हो, तो इंसान हाईली टोनिसिटी इंक्रीज हो जाती है, हाईली टोन्ड होता है, ऐसे हर मसल जो है ना वो सख्त हुआ होता है। और बिल्कुल कैल्शियम ना हो, हाइपोकैल्सीमिया हो, तो इंसान लटका फिर रहा होता है, बिल्कुल ही ऐसे लटका हुआ होता है, बिल्कुल फ्लैपी से मसल्स हो जाते हैं। अच्छा, तो फिर ये कहा जाता है कि अगर कैल्शियम अंदर आ गया है तो उसने कॉन्ट्रैक्शन तो करवा दी, तो फिर रिलैक्सेशन कैसे हुई, क्योंकि कैल्शियम तो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, तो फिर रिलैक्स कैसे होगा मसल। तो हमेशा कॉन्ट्रैक्शन में मसल रहेगा तो हाई टोनिसिटी हो जाएगी, उसके बाद तो उसे कन्वल्जन्स होना शुरू हो जाएंगी, जिसे टॉनिक फेज ऑफ वो भी कहा जाता है, टॉनिक फेज ऑफ एपिलेप्सी भी कहा जाता है। एपिलेप्सी के दो फेजेस हैं, टॉनिक एंड क्लोनिक। टॉनिक फेज में बहुत ज़्यादा कैल्शियम रिलीज होता है, इसलिए मसल की टोनिसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो फिर ये कहा जाता है कि अगर ये फिर उसके बाद फिर लेकिन ये इस तो फिर कैल्शियम कहाँ जाएगा, रिलैक्सेशन कैसे इनिशिएट होगी। कहा यह जाता है कि आफ्टर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड that calcium ions actually are pumped back into the sarcoplasmic reticulum by a calcium pump. sarcoplasmic reticulum पे calcium pumps होते हैं। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के बाद जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब अगर उसने रिलैक्स होना है तो फौरन से कैल्शियम जो है अपने आप को वापस अंदर खींच लेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में और अपने आप को सेव कर लेगा। दैट कॉजेज मसल कॉन्ट्रैक्शन टू सीज। मसल कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगी और रिलैक्सेशन इनिशिएट हो जाएगी। ठीक है, सो इसी तरह इसी को सारे को आप मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। अच्छा, एक और चीज है स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये ना कोई 4-5 लाइनों का है टॉपिक है। आप लोग मुझे बताएंगे, आप लोगों में से किसी से भी मैं, आपका ये आज का आपके घर का ये असाइनमेंट है आपके घर की, कि मुझे आप में से जिससे मैं पूछूंगा वो मुझे स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म बताएगा मसल कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, एक्चुअली इट एक्सप्लेन्स द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो फिर ये मॉलिक्यूलर जो मैकेनिज्म है ये मुझे आप एक्सप्लेन करेंगे। आप में से किसी से भी पूछूंगा, ये आपके घर की असाइनमेंट है। बहुत छोटा सा टॉपिक दे रहा हूँ आपको, मतलब आप 5 मिनट पढ़ लेंगे आपको आ जाएगा। ठीक है, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। अच्छा, इसके 2 पार्ट्स हैं, इस लेक्चर के 2 पार्ट्स हैं, उसको सुन लीजिएगा। इसका एक इंट्रोडक्शन का सेपरेट पार्ट है।